नमस्कार। आई एम परवीन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, भवानीखेड़ा। टुडे we discuss about economic geography. Two main lectures of economic geography. First is relation of economic geography with other subject, and second, importance of economic geography. आज हम आर्थिक भूगोल के दो महत्वपूर्ण विषय, आर्थिक भूगोल का जो अन्य विषय है उनके साथ क्या संबंध है, तथा दूसरा आर्थिक भूगोल का महत्व क्या है, इन दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का वितरण और उनके प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम जियो इकोनॉमिक्स, इकोनोजोग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि नामों से भी जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल में हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का जो प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ क्या रिलेशन है, इन सब की स्टडी करते हैं। धरातल पर मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मानव अस्तित्व के लिए और दूसरा है आर्थिक लाभ के लिए। प्रथम वर्ग में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन, वस्त्र, घर इत्यादि। इन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात मनुष्य कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, जैसे उद्योगों की स्थापना करना, व्यापार, वाणिज्य आदि। इस प्रकार स्पष्ट है वे क्रियाएं जो आजीविका प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं मानव भूगोल के अंतर्गत आती हैं, तथा वे क्रियाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं वो सभी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित होती है। सबसे महत्वपूर्ण है क्रिया करने का उद्देश्य, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाएं की जाती हैं। जैसे खेती करना प्राथमिक क्रिया है। खेती करने में अगर मनुष्य आजीविका प्राप्त करता है या फिर अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है तो वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, जबकि खेती से अतिरिक्त उत्पादन को बेचकर वह लाभ कमाता है तो वह आर्थिक क्रिया बन जाती है। इस प्रकार वे सभी कार्य जो मानव अपने वृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए करता है वो सभी आर्थिक भूगोल में सम्मिलित होते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली मानव की आर्थिक क्रियाएं तथा उनकी अक्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। अब हम डिस्कस करेंगे आर्थिक भूगोल की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं वो क्या क्या है। मुख्य परिभाषाएं गोट्स के अनुसार आर्थिक भूगोल विश्व के क्षेत्रों की प्रकृति का उनकी वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव की वैज्ञानिक खोज करता है। R.E. मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य के आजीविका प्राप्त करने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं और विषमताओं से संबंधित है। C.F. जोन्स के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के उत्पादन उद्यमों एवं उनके वितरण के भौतिक कारकों और आर्थिक दशाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। हार्टसॉन तथा अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर वस्तु के उत्पादन, विनिमय, उपभोग तथा सेवाओं से संबंधित क्रियाओं के स्थानिक अंतरों का अध्ययन करता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन वातावरण के संबंध में करता है। आर्थिक क्रियाओं में वह मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा विनिमय में संलग्न रहता है।
मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, कहाँ की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, कौन करता है, किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, इन सब की स्टडी हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब है आर्थिक भूगोल का विकास क्रम। किसी भी विषय को समझने के लिए उसका ऐतिहासिक विकास क्रम समझना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक भूगोल के विकास क्रम को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं: प्रारंभिक काल, अंतर विश्व युद्ध काल, युद्धोत्तर काल और वर्तमान काल। पहला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं उतनी ही पुरानी है जितना कि मनुष्य का विकास। जैसे मनुष्य का कृषि करना या पशुपालन करना, आर्थिक भूगोल वहीं से शुरू होता है जब मनुष्य ने आर्थिक क्रियाएं करनी स्टार्ट की थी। लेकिन जो आर्थिक क्रियाओं का विस्तारीकरण है वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, या हम ये कहें जो आधुनिक आर्थिक भूगोल का विकास है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। जितना जो आर्थिक उद्योग लगे या जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें विस्तारीकरण हुआ, नए नए उद्योग लगे, व्यापार हुआ, तो उसी प्रकार मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में भी वृद्धि होती है। आर्थिक भूगोल का विकास प्रथम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड। आर्थिक भूगोल का विकास सबसे पहले वाणिज्य भूगोल के रूप में सन 1862 में हुआ, जब एंड्री महोदय ने ज्योग्राफी डैश वेल्थलेस नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में विभिन्न देशों के व्यापार संबंधी आंकड़े थे। इस प्रकार यह पुस्तक केवल व्यापार संबंधी आंकड़ों तथा तथ्यों का संग्रहण मात्र थी, लेकिन इसी से आर्थिक भूगोल की नींव पड़ी। उसी काल में वस्तुओं के उत्पादन पर भौतिक प्रभाव पर भी विचार किया जाने लगा। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में गोड्स महोदय ने वाणिज्य भूगोल से आर्थिक भूगोल को अलग कर दिया। गोड्स महोदय ने कहा, आर्थिक भूगोल में विश्व के क्षेत्रों की उन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जबकि वाणिज्य भूगोल संसार की प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार के समय समय पर पूर्ण नवीनतम किए गए सारांश विभिन्न भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल वैज्ञानिक अध्ययन है किसका, जिनसे हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार गोड्स महोदय को आधुनिक आर्थिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। उस समय आर्थिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल में अंतर किया जाने लगा। यह सर्वमान्य हो गया कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा है अंतर विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का काल। इस काल में आर्थिक भूगोल वाणिज्य भूगोल से बिल्कुल अलग हो गया। इसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध के कारण औद्योगिक देशों को पिछड़े और विकासशील देशों से कच्चा माल मिलना लगभग बंद हो गया। इस प्रकार उन्हें अपने उद्योग चलाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति अपने ही देश के उत्पादन व्यवस्था से करनी थी। तो इस प्रकार कुछ देश अन्य क्षेत्रों पर अधिकार जमाना चाहते थे जहाँ उन्हें कच्चा माल मिल सके, जैसे जापान, जर्मनी, और कुछ देश जिन्होंने पहले ही अन्य देशों पर अपना कब्जा या अपने उपनिवेश बना रखे थे, वो उनकी इस घटनाओं को विफल करने की चेष्टा कर रहे थे। तो इस प्रकार इन्हीं के उपनिवेश विवाद के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी नींव पड़ी। इस काल में वस्तुओं के उत्पादन पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव की विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। कृषि उत्पादन का अध्ययन किया जाने लगा। कृषि उत्पादन पर प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाने लगा।
उत्पादन पर प्राकृतिक प्रभाव, वातावरण के प्रभाव पर आधारित अध्ययन पद्धति को नियतिवाद, निश्चयवाद, भाग्यवाद आदि कहते हैं। तो इस काल में प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1925 में लुसियन फेब्रे ने संभावनावाद की संकल्पना प्रस्तुत करी। उनकी पुस्तक ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में उन्होंने लिखा है कि कहीं भी लाचारियाँ नहीं, बल्कि हर स्थान पर संभावनाएं हैं और मनुष्य उन संभावना का स्वामी होने के नाते उनके उपयोग का निर्णायक है। स्थिति इसके विपरीत होती है और पृथ्वी तथा जलवायु स्थानिक परिस्थितियों की बजाय मानव को प्रथम स्थान दिलाती है। इस प्रकार संभावनावाद की नींव पड़ी। इसी काल में बेकर महोदय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि प्रदेशों को विभाजित किया। 1925 में ही हिटलर महोदय ने भूगोल को अक्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन कहा, जो 1939 में हार्टसोन द्वारा प्रतिपादित किया। तो इस काल अंतर विश्व युद्ध काल का जो मुख्य काल है वो निश्चयवाद से संभावनावाद की तरफ, तथा जो भी औद्योगिक देश थे उन्होंने अपने ही वातावरण में कच्चे माल के स्रोत ढूंढने स्टार्ट किए। तीसरा है युद्धोत्तर काल। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी के बाद का जो कार्यकाल है उसे हम युद्धोत्तर काल कहते हैं। इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्राकृतिक और मानव दोनों प्रभावों को समान महत्व दिया जाने लगा। इसमें आर्थिक गोल मनुष्य की जो जीविका और उपार्जन की विधियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन से संबंधित था। इस क्षेत्र में औद्योगिक जो तकनीक है या फिर यातायात के साधन हैं उनमें अत्यंत तीव्र गति से उन्नति हुई। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण, परिवहन पर अधिक जोर दिया जाने लगा। मनुष्य की औद्योगिक उत्पादन में तीव्रता के कारण अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास से संबंधित बहुत सी जटिलताएं उत्पन्न हुई। तो इस कार्यकाल में जो आर्थिक भूगोल का कार्य क्षेत्र है और उसकी विषय सामग्री है उसमें व्यापकता आई। फोर्थ है वर्तमान काल। वर्तमान काल में आर्थिक भूगोल का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इस काल में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाने लगा। जो भी प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण योग्य नहीं है उनके विकल्प ढूंढे गए। मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया और जो आर्थिक भूगोल का अध्ययन है वो उस क्षेत्र की इकोलॉजी या परिस्थिति के संदर्भ में किया जाने लगा। इस प्रकार ये था जो आर्थिक भूगोल का ऐतिहासिक विकास का। अब है नेक्स्ट है मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हें हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी और क्वार्टरनरी एक्टिविटी। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, इसे हम रेड कॉलर एक्टिविटी या रेड कॉलर वर्कर एक्टिविटी भी कहते हैं। इसमें प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संसाधन उनका सीधा प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुचारण, मत्स्य पालन, शिकार करना, लकड़ी काटना, संग्रहण करना, खनन करना इत्यादि क्रियाएं आती हैं। यह प्राथमिक क्रिया पिछड़े देश या फिर विकासशील देशों में ज़्यादा पाई जाती है। द्वितीयक आर्थिक क्रिया, इसे हम ब्लू कॉलर एक्टिविटी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः निर्माण उद्योग आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलप माइनिंग, स्पेशलाइज लाइव स्टॉक, स्पेशलाइज एग्रीकल्चर। इस प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो द्वितीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तृतीयक आर्थिक क्रिया, इसे हम पिंक कॉलर एक्टिविटी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेवाएं शामिल होती हैं। यह एक्टिविटी मुख्यतः विकसित देशों में ज़्यादा पाई जाती है। इसके अंतर्गत परिवहन, बैंकिंग, व्यापार, वाणिज्य, संचार सेवाएं आदि जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। चतुर्थक आर्थिक क्रिया, इसे हम
वाइट कॉलर वर्कर एक्टिविटी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, जनसंख्या, प्रशिक्षण और प्रशासन आदि जो भी क्रियाएँ, आर्थिक क्रियाएँ हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। पंचम आर्थिक क्रिया, इसे हम गोल्ड कॉलर वर्कर एक्टिविटी कहते हैं। इसमें रिसर्च और इनोवेशन से संबंधित जो भी आर्थिक क्रियाएँ वो सम्मिलित होती हैं। तकनीकी परामर्श, कानूनी परामर्श, प्रबंध सहयोग, ये सारी की सारी जो आर्थिक क्रिया हैं वो इसके अंतर्गत आती है। पंचम आर्थिक क्रिया है वो मेनली जो विकसित देश हैं, डेवलप देश हैं, उनमें की जाती है। और मेनली पंचम जो आर्थिक क्रिया है वो महानगरों में की जाती है। अब नेक्स्ट है जो आर्थिक भूगोल का जो अन्य सब्जेक्ट है उनके साथ क्या रिलेशन है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ओशनोग्राफी या अदर जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या रिलेशन है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका संबंध है। इसमें भूगोल की या हम कहें ज्ञान की दोनों शाखाओं का आर्थिक भूगोल के साथ गहरा संबंध है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। मुख्यतः हम आज महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनके साथ आर्थिक भूगोल का क्या विषय है उसके साथ स्टडी करेंगे। पहला है इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र के साथ। अर्थशास्त्र के साथ आर्थिक भूगोल का गहरा संबंध है। कभी कभी इनमें अंतर स्पष्ट करना भी कठिन हो जाता है। आर्थिक भूगोल है वो अर्थशास्त्र और भूगोल से के मेल से बना है और यूएसए में या संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे हम जियो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इन दोनों जो शास्त्र हैं या विषय हैं इनमें भिन्नता विषय वस्तु की नहीं अपितु अध्ययन के दृष्टिकोण की। अर्थशास्त्र में हम प्रोडक्शन, कंजप्शन, ट्रेड, वैल्यू, करेंसी, बैंकिंग, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, रेवेन्यू, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। जबकि आर्थिक भूगोल में हम आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनकी प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं और प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन वातावरण के संबंध में करते हैं। आर्थिक भूगोल का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण समस्यामूलक होता है। ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक परिस्थितियों का अवलोकन करके आर्थिक विकास की मूलभूत संभावनाओं पर विचार किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल प्राकृतिक परिस्थितियों से आरंभ करके आर्थिक क्रियाकलाप की ओर अग्रसर होता है, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाकलाप से आरंभ होकर प्राकृतिक जो या प्रचलित परिस्थितियों की ओर दृष्टि डालता है। आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थशास्त्र में आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन ज़्यादा किया जाता है, जबकि आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाकलाप का जो प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चिसोलम महोदय ने आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र को के जो पृथक्करण है उसके दो कारण बताए। पहला है जो अर्थशास्त्र हैं वो स्थान या स्थानिक तत्व हैं उनकी ओर महत्व नहीं देते, जबकि आर्थिक भूगोल में स्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 2, दूसरा कारण भूगोल का एक विषय के रूप में विशिष्ट चरित्र है। भूगोल की जो आर्थिक भूगोल है उसकी जड़ें अन्वेषण में रही। इसमें विभिन्न पदार्थों के भौगोलिक वातावरण में जो भौगोलिक वातावरण है उसमें उसका प्रभाव कितना है आर्थिक तत्वों के ऊपर, इसका ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र में गहरा संबंध है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल का इतिहास के साथ क्या संबंध है। इतिहास समय का विज्ञान है और भूगोल स्थान का विज्ञान है। इतिहास में हम जो पास्ट की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन किस प्रकार की हैं, प्राइमरी एक्टिविटी या हम कहें जो प्राचीन समय में किसी क्षेत्र में किस प्रकार की एक्टिविटी होती थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्वाइनरी। तो इस प्रकार किसी भी क्षेत्र की जो वर्तमान आर्थिक विकास है या वर्तमान आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनका विकास अतीत में होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार
जो हमें आर्थिक मनुष्य की वर्तमान आर्थिक क्रियाएं हैं और उसके भविष्य की जो योजनाएं हैं उसके लिए भूतकाल का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल का राजनीतिक शास्त्र के साथ क्या संबंध है। राजनीति और अर्थनीति दोनों में गहरा संबंध है। किसी भी क्षेत्र के जो राजनीतिक विवाद है उनका मूल आधार आर्थिक समस्याएं होती हैं। किसी भी देश की राजनीति वहाँ की अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। इसके विपरीत किसी भी देश की जो राजनीतिक विचारधारा है वो उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जैसे गवर्नमेंट किस प्रकार की है, पूंजीवादी है, साम्यवादी है या समाजवादी है, या फिर पूंजी पर किसका अधिकार है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है या फिर राज्य का अधिकार है, फिर जो पॉलिसीज हैं वो किस प्रकार की है। इस प्रकार इन सब बातों की जो स्टडी है वो हम राजनीतिक शास्त्र में करते हैं और ये सारी की सारी जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी इनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल का मानव विज्ञान के साथ क्या संबंध है। आर्थिक भूगोल मानव विज्ञान की एक शाखा है। मानव विज्ञान में किसी भी जो क्षेत्र है उसके लोगों की फिजिकल एफिशिएंसी किस प्रकार की है, मेंटल कैपेसिटी किस प्रकार की है, फूड किस प्रकार का ग्रहण करते हैं, क्लोथ किस प्रकार के पहनते हैं, लिविंग स्टाइल क्या है और वहाँ के सामाजिक और जो सांस्कृतिक संबंध हैं या कारक हैं वो किस प्रकार के, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और ये सभी पहलू हैं वो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल और मानव विज्ञान में गहरा संबंध है। अब है रिलेशन टू जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र के साथ क्या संबंध है। भूगर्भ शास्त्र में हम पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी गर्भ में स्थित जो खनिज, धरातलीय चट्टान, मृदा आदि का अध्ययन करते हैं। किसी भी प्रदेश की जो खनिज संपदा है या मृदा वहाँ के औद्योगिक और कृषि विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। भूगर्भिक संरचना है वो धरातल को भी प्रभावित करती है और किसी भी प्रदेश की कृषि, परिवहन तथा अन्य जो क्रियाएं हैं वो उससे प्रभावित होती है। WM डेविस महोदय ने कहा है भूगर्भ विज्ञान भूतकाल का भूगोल है तथा भूगोल वर्तमान का भूगर्भ विज्ञान है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल और भूगर्भ विज्ञान में गहरा संबंध है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल का वनस्पति शास्त्र के साथ क्या संबंध है। वनस्पति शास्त्र में हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, उपज, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, डेवलपमेंट किस प्रकार का है, पेड़ पौधों की बनावट किस प्रकार की है, उनके अंग किस प्रकार के, इनका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में उनके वितरण और उनके आर्थिक महत्व पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार जो वनस्पति शास्त्र और की विषय वस्तु और आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु का एक ही अंग है। नेक्स्ट है प्राणी शास्त्र के साथ क्या संबंध है। प्राणी शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार के जीव कहाँ पाए जाते हैं, किस वातावरण में पाए जाते हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार का है, मनुष्य के लिए उपयोगी है या नहीं है, ये सारी की सारी जूलॉजी में स्टडी की जाती है। मनुष्य की बहुत सी आर्थिक क्रियाएं हैं जैसे भोजन, वस्त्र और अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री या भार वहन के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार दोनों जो विज्ञान है या विषय है उनमें गहरा संबंध है। रसायन शास्त्र के साथ क्या संबंध है। रसायन शास्त्र का जो प्रयोग है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आर्थिक भूगोल की दो महत्वपूर्ण क्रियाएं कृषि और उद्योग में जो रसायन शास्त्र है उसका उपयोग बहुत बढ़ गया है। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, मेडिसिन आदि का प्रयोग कृषि क्षेत्र और इंडस्ट्री में करने के लिए रसायन शास्त्र का बहुत उपयोग है। आज के समय में रासायनिक उद्योग समूह में एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इस प्रकार उसका एक विशेष आर्थिक महत्व है। तो इस प्रकार जो केमिस्ट्री और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उनका आपस में रिलेशन गहरा है। नेक्स्ट है ओशनोग्राफी के साथ क्या संबंध है। समुद्र विज्ञान के साथ। समुद्र विज्ञान में हम जो समुद्रीय धाराएं हैं, हलचलें हैं, समुद्र में किस प्रकार के जीव हैं, किस प्रकार के खनिज हैं, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इन सब का अध्ययन करते हैं। और ये सभी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य इन सभी जो जीव जंतु या खनिज हैं उनका दोहन करता है
और मनुष्य की जो महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं उनका जन्म होता है। मत्स्य ग्रहण मनुष्य की प्राचीनतम जो आर्थिक क्रिया है उनमें से एक है। तो इस प्रकार समुद्र विज्ञान और जो आर्थिक भूगोल है उसमें गहरा संबंध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान के अन्य विषय हैं उनके साथ आर्थिक भूगोल का गहरा संबंध है। नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल का महत्व क्या है? आर्थिक भूगोल का विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही अधिक महत्व है। जैसे कृषि के लिए, उद्योग के लिए, किसी व्यापारी के लिए, राजनीतिक के लिए, श्रमिक के लिए, पर्यटन के लिए, आम पॉपुलेशन है उसके लिए आर्थिक भूगोल का अत्यधिक महत्व है। संसाधनों का संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार का है, कौन सा हमारे लिए लाभदायक संसाधन है, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया हमें करनी चाहिए, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी हैं ये हमें आर्थिक भूगोल के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम एक एक टॉपिक वाइज जो आर्थिक भूगोल है उसका क्या महत्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है इम्पोर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है? कृषि के क्षेत्र में कृषक को सफल होने के लिए आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना आवश्यक है। विभिन्न भागों में या विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, किस प्रकार मिट्टी में किस प्रकार की जो उसके खनिज संसाधन है वो मिलेंगे, किस प्रकार की फसल बोई जा सकती है, किस प्रकार की मिट्टी में जलवायु किस प्रकार की होगी तो हम यह कृषि कर सकते हैं, कितनी खाद डालनी चाहिए किस उपज के लिए, किन किन वस्तुओं की डिमांड अधिक होती है, किन की जो पैदावार करके हम अधिक लाभ कमा सकते हैं, कृषि के ढंग क्या क्या हैं, कृषि के संबंधित जो रिसर्च हैं वो कहाँ की जाती है, नए नए खोज। तो इन सभी बातों का जो ज्ञान है वो हमें आर्थिक भूगोल के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए आर्थिक भूगोल उसका अत्यंत महत्व है। नेक्स्ट है उद्योगों के लिए महत्व। उद्योगपति के लिए भी आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उद्योग किस क्षेत्रों में लगेगा, वहाँ कच्चा माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सस्ते श्रमिक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ज़मीन है सस्ते भाव में मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार की किस प्रकार की पॉलिसी हैं उस क्षेत्र में, ठीक है, ऊर्जा के संसाधन उद्योग के लिए हैं या नहीं है, परिवहन किस प्रकार का है, बाज़ार की उपलब्धता है या नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर किस प्रकार की रही है, ये सब बातें हमें आर्थिक भूगोल के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार एक सफल उद्यमी बनने के लिए आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस फॉर लेबर। श्रमिक के लिए महत्व। आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना श्रमिक के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि किस क्षेत्र में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ होती हैं वो हमें आर्थिक भूगोल के द्वारा पता चलता है। किस में कृषि होती है, किस में खनन होता है, किस में उद्योग हैं, और वहाँ पे जो वेजिज हैं या हम कहीं मजदूरी है वो किस क्षेत्र में किस प्रकार की है, जहाँ श्रमिक को अधिक से अधिक पैसे या लाभ प्राप्त होता हो, तो उन क्षेत्रों की जानकारी है वो हमें आर्थिक भूगोल के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है उसका श्रमिक के लिए भी अत्यंत महत्व है। फिर है आर्थिक भूगोल का जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए क्या महत्व है। आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना व्यापारी के लिए भी आवश्यक है। व्यापारी के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि किसी क्षेत्र में किस वस्तु की मांग अधिक है और उसकी आपूर्ति किन क्षेत्रों से की जा सकती है। यदि व्यापारी को मांग की आपूर्ति और उनके पूर्ति वाले क्षेत्रों की जानकारी हो तो वह अधिक आपूर्ति वाले क्षेत्रों से कच्चा माल खरीद के या माल तैयार माल खरीद के जहाँ मांग ज़्यादा है उन क्षेत्रों में बेच सकता है, जिससे उसे अधिक लाभ प्राप्त हो। जैसे भारत में कुछ ऐसे सामान हैं जैसे चाय है, गरम मसाले हैं, पटसन है, इनका हम व्यापार जो पश्चिमी देश है उनको करते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा डिमांड है इनकी। तो इस प्रकार व्यापारी के लिए अधिक लाभ कमाने के लिए आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। फिर है राजनीतिक के लिए क्या लाभ है आर्थिक भूगोल का। राजनीति के क्षेत्र में सफल होने के लिए, कुशल राजनीतिक बनने के लिए आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आर्थिक भूगोल के द्वारा हमें उस क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी जानकारी मिलती है।
प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनकी संरचना किस प्रकार की है, उपयोगी किस प्रकार के हैं, आर्थिक व्यवस्था में क्या दोष हैं, आर्थिक विकास किस प्रकार का है, लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का है, आर्थिक विकास में रुकावटें किस प्रकार की हैं, ये सारी बातें उस क्षेत्र के जो राजनीति है या शासन तंत्र है उसको प्रभावित करती हैं। तो इन सब का ज्ञान है वो हमें आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रिसर्च के लिए क्या महत्व है। आर्थिक भूगोल का रिसर्च के क्षेत्र में, खोज के महत्व में, अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्व है। अनुसंधान करता है या रिसर्चर को आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना चाहिए कि कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि जो क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समाधान वह अपने रिसर्च द्वारा कर सकता है। तो इस प्रकार एक रिसर्चर को ज्ञान होना चाहिए कि जो क्षेत्र है या जिसमें उसको स्टडी करनी है उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये सारी की सारी बातें आर्थिक भूगोल के द्वारा पता लगती है। फिर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है आर्थिक भूगोल की। आर्थिक जो भूगोल है उससे हमें प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों का पता चलता है कि जिनसे हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त सकें। लेकिन परंतु जो अर्थशास्त्री है वो उन प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान है वो आर्थिक भूगोल से ही प्राप्त हो सकता है। किसी भी जो क्षेत्र के लोगों की जीवन में वृद्धि के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें उस क्षेत्र की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। फिर है प्लानिंग के लिए, योजना के लिए क्या महत्व है। योजना के लिए आर्थिक भूगोल का विशेष महत्व है। कोई भी योजना बनाने के लिए, उस देश की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाने के लिए या वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका पता लगाने के लिए हमें जो योजना बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए किसी भी क्षेत्र का जो सर्वांगीण विकास है उसे करने के लिए हमें जो वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी किस प्रकार की है उनका ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है जो डिफेंस एक्टिविटी है उनके लिए क्या महत्व है। आर्थिक भूगोल का ज्ञान किसी भी देश की जो सैनिक विधियों के लिए अति आवश्यक है। आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार की है या जो सामरिक या सीमाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार का धरातल पाया जाता है, किस प्रकार की वहाँ सुरक्षा उपकरण को हम स्थापित कर सकते हैं या किस प्रकार की वहाँ की जो दूसरे देश की सेनाएं किस प्रकार की हैं, उसका जो सैन्य बल किस प्रकार का है, उन सब का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कर सकते हैं। पर्यटन के लिए किसी भी देश के पर्यटन स्थल, कोई भी दर्शनीय स्थल है, नगर है, औद्योगिक क्षेत्र है, उन सब का ज्ञान हमें आर्थिक भूगोल के द्वारा प्राप्त होता है। तो आज के आधुनिक युग में पर्यटन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे आर्थिक भूगोल की सहायता से विकसित किया गया है। फिर है जनसाधारण के लिए, आम जो कॉमन मैन है उसके लिए क्या महत्व है। प्रत्येक देश के जो सामान्य नागरिक हैं उसके आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आर्थिक भूगोल के ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक जो कंडीशन किस प्रकार के, फिजिकल कंडीशन किस प्रकार की हैं, इन सब का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें पता लगता है। वहाँ के जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उससे पता लगता है किस क्षेत्र में किस प्रकार का जीवन स्तर है, लोगों की लिविंग कंडीशन किस प्रकार की है, इस सब प्रकार की बातें हैं वो हमें आर्थिक भूगोल से पता लगती है। तो इस प्रकार जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, श्रमिक है या पॉलिटिशियन है, रिसर्चर है, प्लानिंग ऑफिसर है या टूरिज्म है या आम पॉपुलेशन है, उसके लिए आर्थिक भूगोल का अत्यधिक महत्व है। थैंक यू, नमस्कार।